नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 3 सितंबर 2020, दिन है गुरुवार। और आज के जो हमारे प्रमुख समाचार हैं उसमें हम 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट और राज्य पुरस्कार के लिए 73 अध्यापकों का चयन, नई शिक्षा नीति के लिए जो कार्य योजना मांगी उसके विषय में, छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं आवेदन, और पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर बैन। इसके साथ तमाम देश और दुनिया की अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट से संबंधित है, इसमें देखिए कल जो माननीय न्यायाधीश यू ललित साहब और विनेश शरण जी की बेंच में एक मामला लगा हुआ था, जिसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन के मुद्दे पर सुनवाई हुई और उन्होंने याचिकाकर्ता अर्चना चौहान को राहत प्रदान की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो पेटिशनर रिलीफ है, याची लाभ देते हुए ये आदेश दिया कि जो चयन समिति है उसके प्रत्यावेदन पर विचार करें। लेकिन इसमें ऐसा सभी के लिए नहीं, केवल याची लाभ हुआ है। अब यह है, इस आधार पर जो सिंगल बेंच डबल बेंच है उस पर कॉम्प्लियंस लिया जा सकता है इस आदेश के आधार पर। तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी जिनके फॉर्म में त्रुटियां हैं, वे त्रुटियां जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं होती उसमें संशोधन हो सकता है। इसके लिए ऊपर से संशोधन नहीं होगा, इसके लिए जिला चयन समिति जो है वो इनके प्रत्यावेदन पर विचार करेगी। और एक और खबर की तरफ बात कर लें तो जो कल से ही परसों से जो एक ऑनलाइन मुहिम चला रखी है अभ्यर्थियों ने कि सरकार से एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट, 69,000 शिक्षक भर्ती और तमाम ऐसी भर्तियों के लिए जो उन्होंने ऑनलाइन मुहिम चला रखी है कि जल्द से जल्द परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाएं और एक ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जो अभ्यर्थी बेरोजगार, जिनको जॉब में या नौकरी में होना चाहिए था, वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, परेशान हैं, अवसादग्रस्त हैं। तो उसके लिए जो एक आंदोलन चल रहा है वो धीरे धीरे एक मुहिम बनता जा रहा है। उसमें जो है लोगों की भावनाएं जुड़ती जा रही हैं, उसमें पेरेंट्स, अभिभावक, शिक्षक, तमाम जो लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और उस आंदोलन को जो है ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। और वो ट्विटर पर भी अभियान छेड़ दिया है, ट्विटर से जो है अपनी बात को ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं और वो बात ऊपर तक आला अधिकारियों तक पहुँच रही है और जिसके असर भी देखने को मिल रहे हैं। कल एसएससी ने कई परीक्षाओं के रिजल्ट की डेट घोषित कर दी। तो ऐसे आने वाले समय में इस मुहिम को जैसे जैसे रफ्तार मिलती जाएगी, आपको नई चीज़ें जो हैं देखने को मिल सकती हैं, जिसमें तमाम परीक्षाओं की डेट्स, रिजल्ट और नियुक्तियां, सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। तो ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार जो है इस चीज़ों पर ध्यान दे और सभी अभ्यर्थी और जितने भी लोग जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो भी अपनी बात को बड़ी शालीनता और गरिमापूर्वक जो है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुंचाएं, यूट्यूब, कितने ट्विटर या कोई भी आपका जो अकाउंट है जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, उससे आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आपकी जो भाषा है मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो दूसरी खबर है, यूपी में 50% कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे दफ्तर। देखिए, यूपी के सभी सरकारी दफ्तरों व निगम कार्यालयों में समूह ग और घ के 50% कर्मचारी ही दफ्तर बुलाए जाएंगे। वहीं समूह क व ख के अधिकारियों को रोज दफ्तर आना होगा। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दफ्तरों में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने बुधवार को यह निर्णय किया। अभी सचिवालय में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य थी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारियों को मोबाइल व अन्य साधनों के जरिए दफ्तर से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है उसके चलते ऑफिसों में, दफ्तरों में केवल 50% जो कर्मचारी हैं उनको बुलाए जाने की परमिशन दी गई है। और अगली जो हमारी खबर है, डिग्री कॉलेजों में लंबे समय से जमे प्राध्यापक हटेंगे। देखिए, डिग्री कॉलेजों में 10 वर्ष से अधिक समय से जमे प्राध्यापक को दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। ये खबर जो आ रही है हल्द्वानी से आ रही है। वर्तमान परिस्थितियों में अगर तबादले में कोई अड़चन आएगी तो दूसरे कॉलेजों में बेहतर पठन पाठन के लिए तब तक ऐसे प्राध्यापकों को अटैच किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी कॉलेजों से ऐसे प्राध्यापकों की सूची तलब की है। तो देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जहाँ पे अध्यापकों की कमी है या जहाँ पर किसी विषय विशेष के टीचर नहीं है तो वहाँ पर ऐसे अध्यापकों को, प्राध्यापकों को अटैच किया जाएगा, जिससे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था समुचित तरीके से चलती रहे।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। देखिए निश्चित रूप से जो खबर आ रही है छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर और लाभकारी है। देखिए कोरोना के चलते जो छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए, तो ऐसे में उनके छात्रवृत्ति के फॉर्म में लेट लतीफ़ी होना निश्चित था। तो इसके लिए सरकार ने जो इसकी तिथि है, अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2020 के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन मांगा गया है। छात्रवृत्ति के लिए विज्ञान वर्ग में 334 500 में से, वाणिज्य में 313 500 में से, मानविकी में 304 500 में से प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र आवेदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। तो निश्चित रूप से जो छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके अगली कक्षाओं में जो प्रवेश लेने जा रहे हैं, तो अभी देखिए सेशन वैसे ही लेट हो चुका है, एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में जो है छात्रवृत्ति की तारीख बढ़ना तय था, उसको बढ़ाते हुए सरकार ने 31 अक्टूबर उसकी तय तारीख कर दी है। और इसके लिए जो मेधावी छात्र हैं उसके उन्होंने अंक तय कर दिए हैं कि जो विज्ञान वर्ग में 334 अंक होने चाहिए 500 में से, वाणिज्य वर्ग में 313 होने चाहिए और मानविकी में 304 अंक होने चाहिए। ऐसे ही छात्रों को केवल जो आपकी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी वही छात्र फॉर्म भर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीलिमा को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार। देखिए कल जो एक सूची कह सकते हैं राज्य अध्यापक पुरस्कार की घोषणा हुई है, उसमें प्रदेश के 73 अध्यापकों का चयन हुआ है और उसमें सभी जिलों से लगभग एक दो अध्यापकों का चयन हुआ है, जिसमें बरेली के डॉक्टर जो प्राध्यापक है अमित शर्मा जी, उनको चयन हुआ है। ऐसे ये प्रयागराज से जो नीलिमा मैम है उनको जो है राज्य अध्यापक पुरस्कार मिलेगा। तो राज्य अध्यापक पुरस्कार की घोषणा बुधवार को कर दी गई। 73 अध्यापकों की सूची में प्रयागराज की नीलिमा श्रीवास्तव का भी नाम शामिल है। उन्हें शिक्षक दिवस पर लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा। नीलिमा पूर्व माध्यमिक विद्यालय जोगिया शेखुपुर में सहायक अध्यापक हैं। इससे पहले उन्हें शून्य निवेश नवाचार बाल संसद के लिए 2016 में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। तो जितने भी अध्यापक जो इस पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये सभी अध्यापकों से हमें जो है प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके जो कार्य हैं, मतलब जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनसे हम प्रेरित होकर हम भी अपने बच्चों के लिए या जो भविष्य में कभी मौका मिले तो हम भी उन चीज़ों का अनुसरण करके कुछ नया कर सकते हैं और कुछ नवाचार जो इनोवेशन है वो हम कर सकते हैं। अगला है ये सहायक अध्यापक की बर्खास्तगी और वसूली नोटिस पर लगी रोक। देखिए ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करने की आरोपी सहायक अध्यापिका की बर्खास्तगी और 53 लाख रुपए की अधिक से वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि अध्यापिका को सेवा में वापस लेकर अगले आदेश तक उसके वेतन भुगतान जारी रखें। खबर औरैया की है। औरैया की सहायक अध्यापिका नीलम चौहान की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश दिया। याची ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड की डिग्री ली है। 14 दिसंबर 2009 को उसकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में बतौर सहायक अध्यापिका हुई। बाद में प्रोन्नति पाकर वह जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका हो गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया ने 26 जून 2020 को उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया कि वह फर्जी मार्कशीट पर नौकरी कर रही है। याची ने नोटिस का जवाब दिया, लेकिन उस पर बिना विचार किए 29 जून को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद 3 जुलाई को 53,28,334 रुपये लिए गए वेतन की वसूली नोटिस भी जारी कर दिया गया। याची अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के आधार पर विभाग ने फर्जी मार्कशीट वाले अध्यापकों की बर्खास्तगी और वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। देखिए निश्चित रूप से कल भी जो हमने खबर एक आई थी कि 4 शिक्षकों को जो है बर्खास्त किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें सेवा से तुरंत बर्खास्त किया जा रहा है। लेकिन जो है इसके लिए पहले बाकायदा पूरी जांच हो जाए कि कौन अध्यापक फर्जी है, किसके कागज़ फर्जी हैं, क्योंकि बीच में ऐसे किसी को निकालना जो है सही नहीं है। तो उसके लिए जो है पूरी जांच, तो इसी मामले में जो है हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी जो बर्खास्तगी है उसे रोक कर जो है उसका वेतन चालू कर दिया जाए और बाकी जांचें चलती रहें। अगली खबर, कस्तूरबा विद्यालय में अब रह सकेंगी 12वीं तक की छात्राएं। देखिए जिले के 6 कस्तूरबा विद्यालय उच्चीकृत किए गए हैं। खबर आ रही है प्रयागराज से। अब इनमें कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राएं भी रह सकेंगी। वर्तमान सत्र में 2 विद्यालयों में प्रवेश शुरू हो पाया है, शेष 4 में दाखिले के लिए इंतजार करना होगा। जिला समन्वयक ताज अंसारी ने बताया कि प्रयागराज में कुल 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं। इनमें कक्षा 8 तक की छात्राएं ही रहकर पढ़ती हैं। अब 12वीं तक की छात्राओं को सिर्फ रहने की अनुमति रहेगी। वह छात्रावास परिसर के 3 किलोमीटर पर क्षेत्र में किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकती हैं। विद्यालय में
प्रवेश ले सकती हैं। लॉकडाउन के बाद छात्राएं परिसर में रह सकेंगी। उन्हें भोजन, आवास, यूनिफॉर्म, पुस्तक आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। बीपीएल श्रेणी की कोई भी छात्रा पात्र है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो छात्राएं हैं 12वीं कक्षा तक की, वो वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा का लाभ लेकर वहाँ रहकर पढ़ाई कर सकती हैं। और पहली सुविधा जो है 8वीं तक की छात्राओं के लिए थी। अब देखिए एक खबर आ रही है लॉकडाउन से संबंधित, अनलॉक 4 जो कंटेनमेंट जोन के मेट्रो स्टेशन है बंद रहेंगे। देखिए नई दिल्ली से खबर आ रही है 7 सितंबर से मेट्रो चालू होनी है। तो जो कंटोनमेंट जोन के जो मेट्रो स्टेशन हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से यात्री चढ़ उतर नहीं सकेंगे, मतलब उस स्टेशन पे मेट्रो नहीं रुकेगी, ना ही वहाँ से मेट्रो संचालित की जाएगी। तो देश भर में मेट्रो सेवाओं का संचालन चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जिन स्टेशनों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा वहाँ मेट्रो नहीं रोकी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में आने वाले मेट्रो स्टेशन भी नहीं खोले जाएंगे। तो निश्चित रूप से देखिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते इस दौर में पूरी सावधानी बरती जा रही है और धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है उसको भी पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। तो उसी चरण में 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की योजना बनाई गई है, लेकिन उसमें पूरी सावधानी जो है बरती जाएगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे डिब्बों को सैनिटाइज किया करके जो है मेट्रो चलाई जाएगी। उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं आपके रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन, उनको नहीं खोला जाएगा। वहाँ से ना कोई सवारी चढ़ सकेगी, वहाँ पे ना कोई सवारी उतर सकेगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई मेन दूसरे दिन भी तनाव में दिखे छात्र, हॉल में 50 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। स्कूल प्रशासन ने सैनिटाइजर और मास्क भी दिया। देखिए कोरोना के भय से के बीच बुधवार को भी लाखों छात्रों ने जेईई मेन की परीक्षा दी। इस दौरान छात्रों के चेहरे पर तनाव साफ दिखा। उत्तम नगर से विवेक विहार केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे निखिल कुमार ने कहा कि केंद्र में शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ साथ अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा गया। परीक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से तैयारी की थी। देखिए निश्चित रूप से जो छात्र छात्राएं और अभिभावक हैं परेशान होंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण अपनी जो पीक पर कह सकते हैं, पीक पर है। और तो ऐसे में छात्रों का परेशान हो जाना लाजमी है, लेकिन इसके लिए जो उनकी पूरी तैयारी है, तैयारी का मतलब जो सावधानी है वो उसको पूरी तरीके से बरतना होगा कि किसी भी तरीके से किसी के शारीरिक संपर्क में ना आए। मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी जैसे मूलभूत चीज़ें हैं जैसे पानी है, पेंसिल, पेन बॉक्स सब अपना लेकर जाएं, किसी से भी टच ना करें। तो इन सब सावधानियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा देने जाएं और सकुशल वापस लौट के आएँ। देखिए नई शिक्षा नीति लागू करने की योजना मांगी। राजभवन ने राजकीय विश्वविद्यालयों से नई शिक्षा नीति कार्य योजना उसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों की जानकारी देने को कहा है। खबर आ रही है देहरादून उत्तराखंड से। तो देखिए नई शिक्षा नीति में आकलन, मूल्यांकन और सृजन पर जोर दिया गया है। ये कहा है एसएस चौधरी कुलपति तकनीकी विश्वविद्यालय। नई शिक्षा नीति में नवाचार को प्रमुखता दी गई है। डॉक्टर पीपी ध्यानी कुलपति देव सुमन विश्वविद्यालय। और नई शिक्षा नीति में स्थानीय बोलियों भाषाओं के साथ ही संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय। तो देखिए निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति है वो केंद्र स्तर के अलावा राज्य स्तर से भी राज्यों में लगाई जाएगी। राज्य स्तर अपनी सुविधा और अपने अनुसार उसको योजना को प्रभावी ढंग से अपने राज्य में मतलब अमल करवाएंगे। तो इसके लिए योजना मांगी जा रही है सभी राज्यों में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे तमाम राज्यों में जो है राज्य अपने जो विश्वविद्यालय हैं या जो भी अपने बुद्धिजीवी वर्ग है उससे योजना मांग रहा है कि किस तरीके से इसको लागू कर सकते हैं और किस तरीके से इसको प्रभावी ढंग से मतलब क्रियान्वयन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असली डिग्री बदायूं में और फर्जी पर हरिद्वार में नौकरी। देखिए एसआईटी में जांच हुई है और उसमें ये शिक्षक जो है फर्जी मिले हैं। तो शिक्षा विभाग में भर्ती हुए कई शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की एसआईटी जांच में कई बड़े खेल उजागर हुए हैं। बीटीसी की डिग्री बदायूं कॉलेज में जमा होने के बावजूद एक शिक्षक ने अपने हाथों से फर्जी डिग्री बनाकर नौकरी पा ली, जबकि असली मालिक डिग्री लेने आज तक कॉलेज नहीं पहुंचा है। एसआईटी अब असली डिग्री धारक की तलाशने में जुटी है। एक अन्य मुन्ना भाई ने झांसी से चोरी हुए शैक्षिक प्रमाण पत्रों के बल पर शिक्षक की नौकरी हत्या रखी थी। इनके अलावा 4 अन्य की डिग्री भी अमान्य पाई गई। तो देखिए निश्चित रूप से तमाम ऐसे आपको जो है मुन्ना भाई और नकल गिरोह उसके सरगना जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जो फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी देते हैं या नौकरी कर रहे हैं। तो एसआईटी और तमाम जो जांच अधिकारी हैं उनका डंडा इनके ऊपर चल रहा है और आप देख रहे हैं कि डेली 2, 4, 6, 10 शिक्षक जो है बर्खास्त की जद में आ रहे हैं। और ये वही शिक्षक बर्खास्त हो रहे हैं जो फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी हत्या लिए थे। अब जो है जाँच में उनके नाम उजागर हो रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों को जल्द से जल्द जो है बर्खास्त करना चाहिए और उनसे रिकवरी भी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे अभ्यर्थी की जगह ली है जो
जिसको वहाँ होना चाहिए था, जबकि वो वहाँ नहीं है और वो उसकी जगह लेकर बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पबजी व वीचैट समेत 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध। देखिए, ड्रैगन जो चीन के खिलाफ भारत ने तीसरी डिजिटल स्ट्राइक की है और जिसके तहत 118 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लद्दाख में सीमा पर जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को गेमिंग ऐप पबजी के साथ वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स समेत चीन से जुड़े 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यह चीन के खिलाफ तीसरा डिजिटल स्ट्राइक है। पहली कड़ी में टिकटॉक समेत 59, दूसरी बार 47 ऐप प्रतिबंधित हुए थे। देखिए, भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा पबजी यूज़र हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो डिजिटल स्ट्राइक है ये चीन की कमर तोड़ने में कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होगा। और चीन जो है अपने नापाक जो इरादे हैं, जो सीमा पे घुसपैठ कर रहा है, वो इन्हीं के बलबूते पे कर रहा है। भाई, उसको जो पैसा है, जो उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग है, इन्हीं सब ऐप्स और जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से हो रही है। जब उसकी उस कमर को ही तोड़ दिया जाएगा तो शायद वो ऐसी गलतियां या ऐसी हिमाकत दोबारा से नहीं करेगा। तो इसी आशा के साथ वीडियो हमारी वहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।